बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज रोज़ेदारों के लिए अच्छी बात ये थी कि सुबह जैसे ही उठे मौसम खुशगवार था। शहर पर बादलों का राज भी है, हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, यानी ओवरऑल मौसम ठंडा है। तो इंशाल्लाह आज का रोज़ा भी अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन सब अच्छा करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को मुस्बत रखें। जब आप अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, जब आप अच्छा सोचते हैं, इर्द गिर्द आपको सब कुछ अच्छा नज़र आता है। अगर कोई गलत भी कर रहा हो तो आपको उसमें ऐसा उस तरह से गलती नहीं, बल्कि आप पॉजिटिव वे से चीज़ों को सोचते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। टेम्परेचर क्या है और दिन भर कैसा रहेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। जी, आगाज़ कर लेते हैं। इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है आपके सामने है जी। क्लाउडी है इस वक्त, शहर लाहौर पर बादलों का राज है। टेम्परेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और शहर पर बादलों का राज होगा। इसके बाद 3 बजे देख लेते हैं मौसम कैसा होगा। अगेन 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और शहर पर बादल नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए जी 6 बजे मौसम कैसा होगा, जब अफ्तार का टाइम तकरीबन करीब होता है, आधे घंटा रह जाता है। क्लाउडी होगा वेदर और टेम्परेचर होगा जी 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद रात 9 बजे का मौसम आप देख सकते हैं, बारिश होगी रात 9 बजे, बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। यानी रात को मौसम अच्छा खासा खुशगवार हो जाएगा। लाहौरी मौसम को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि बारिश हो तो खुद ब खुद मौसम के साथ साथ आपके मूड भी खुशगवार हो जाते हैं। खैर, मौसम की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। बढ़ते हैं शहर की हालात की तरफ। आज की लीड स्टोरी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। कोरोना के वार जारी हैं, साबिक आईजी नासिर दुरानी समेत 33 जाँ बहक हो गए। उलमा की कॉल पर शहर में शटर डाउन हड़ताल रही। शहर की छोटी बड़ी होलसेल रिटेल मार्केट्स बंद रही। पीटीआई में खलफशार बढ़ने लगे। जहांगीर तरीन का हुकूमती कमेटी के साथ मुलाकात से इनकार। और आलूदगी का खात्मा महकमा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक रिक्शे मार्केट में लाएगा। जी, तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। कोरोना के हालात कुछ शहर में मुनासिब नहीं, बल्कि बहुत खौफनाक। पेंडेमिक में तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो रोज़ाना आ रही हैं। और नासिर दुरानी साहब एक बड़ा नाम पुलिस सर्विस के हवाले से, इनकी खिदमात जो है वो ऑब्वियसली जो लाया इनको पंजाब में भी गया था कि जो इस्लाहात का अमल है पुलिस का वो शुरू करें। बहरहाल यहाँ पर नहीं हो सका। और ये बहुत बड़ा नाम जो सिविल सर्वेंट्स में अगर आप देखें, नासिर दुरानी साहब की खिदमात थी। लेकिन बदकिस्मती इसको कहा जा सकता है कि कोविड की लपेट में आए और उसके बाद फिर 15 रोज़ तक बताया जा रहा है कि एडमिट भी रहे हॉस्पिटल में। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो जानी नुकसान ऐसे ही है। आपको हर रोज कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब में से, कोई जानने वालों में से आपको पता चल रहा है कि फ़लाँ बंदा जो है कोरोना की जद में आ गया। हर रोज़ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, 22 अफराद, 33 अफराद। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हम रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल दिखाते हैं, बाज़ारों की सूरत हाल दिखाते हैं, लोग एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोगों को आपने जब मौका दे दिया तो लोग दोनों तरफ ना क्या लोग करें, लोग एहतियात कर रहे हैं। डीसी साहब ने तो कहा था कि हमने पाबंदी की है। मास्क का आपने कहा, मास्क लोगों ने पहना। आपको मार्केट में लोग मास्क पहने हुए नजर भी आते हैं। डीसी साहब ने कहा था कि हमने 60 साल से ऊपर के अफराद को रमजान बाजारों में नहीं एंटर होने देना। कैसे आ रहे हैं लोग? देखिए, एक होती है जो लफाजी अहकामात होते हैं ये कि 60 साल से ऊपर। अब मुझे बताएं कि अगर घर के जो अक्सर जो सौदा सलफ वगैरह खरीदना होता है वो तो घर के बड़े ही खरीदते हैं। ग्रोसरी लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली घर के बड़े ही जाते हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस पर अमल दरामद होगा या हुआ, हमने कहीं देखा भी नहीं है। आज भी वो स्लोगन आपको याद है कि एक ख़ानदान एक फ़र्द
स्टोर में जाएगा तो जाके देखिए स्टोर्स में वो सूरत हाल ऐसी है। आपने खुद ही जब देखिए हर तरफ आप गवर्नमेंट ने हर तरफ बंद कर दिया, सारे कारोबार बंद कर दिए और रमजान बाजार जो है वो लगा लिए। वो आमिर भाई कहते हैं ये रमजान बाजार नहीं है, ये कोरोना के फैलाव के बाजार है। और वाकई जो हालात लाइनों में लगे हुए लोगों को हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये ऐसी सूरत हाल है जब रोजाना इतनी अमवात भी हो रही हैं और इतने आज भी जो केसेस की तादाद है लास्ट 24 आवर में भी, थोड़ी देर में लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपसे शेयर भी कर लेंगे जाहिद चौधरी साहब। लेकिन जहाँ पर जो बात है कि आपने पेंडेमिक के फैलाव में खुद ही गवर्नमेंट जब किरदार अदा करना शुरू कर देगी तो फिर दूसरों से क्या आपने बिल्कुल। और आप यकीन मानिए क्योंकि हम हर रोज एक सेगमेंट ऐसा रखते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, जो शहर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू हम कोविड की उनसे वो शेयर हालात करते हैं ना अस्पतालों के, आप यकीन माने खौफ आता है। हर डॉक्टर ये बताता है कि शहर के बड़े हॉस्पिटल्स में हालात ये हैं कि स्पेस नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर्स आपके इस वक्त तो मोर देन 90% आपके जो है वो एंगेज्ड हैं और उसके साथ साथ अब स्पेस कम पड़ रही है हॉस्पिटल्स में। कैपेसिटी बिल्डिंग आप हॉस्पिटल्स की कर नहीं सके कि आपके हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी भी हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब वापस उसी बात पे आना पड़ेगा कि खुद से शहरियों को किरदार अदा करने की जरूरत है, अपना रोल आप देखें। अब आप ये देखें हर रोज 1000 तकरीबन 1500 के करीब मरीज जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, ये एवरेज। और अभी आप ये देखें कि टेस्ट की सहूलत मैसर ही नहीं है। अगर कोई ऐसे टेस्ट कराने के लिए जा रहा है सिम्टम्स के साथ तो उसके टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, नहीं हो रही। यहाँ पे तो सिम्टम्स वाले लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे बिल्कुल। बहुत लो लेवल पे बहुत कम तादाद में जो टेस्टिंग का अमल है वो किया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए आपको जाहिर है वो इकदाम करने हैं। जो लॉकडाउन वाले इलाकों की क्या सूरत हाल है? आप तो लॉकडाउन है वैसे कहीं शहर में बार बार कहा जा रहा है। लॉकडाउन तो बस यही था जो रास्ते बंद हुए थे, जो प्रोटेस्ट वगैरह चलता है। नहीं, मैं वो वाले लॉकडाउन पे बाद में आऊंगी। मुझे ये कोविड वाले इलाकों के लॉकडाउन, कोविड वाला लॉकडाउन सिर्फ कागजात की हद तक है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? ऑब्वियसली ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, ये महकमा सेहत की जिम्मेदारी है कि इसको इंश्योर करे। आपको मैं बताऊं कि सारी सूरत हाल एकदम से तब्दील हुई है। ये जो थर्ड वेव आई है ख़ास तौर पर, और इसमें जो मैं समझता हूँ मुजरमाना जो गफलत है ना, वो 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी मुजरमाना गफलत इसमें सारी सूरत हाल में है, जिसमें सर फहरिस्त मैं ये कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है PDMA महकमा सेहत, और एयरपोर्ट पर किस तरह से आपने थर्ड वेव को आप इतनी शिद्दत जब आप खुद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खौफनाक है यूके और जो अफ्रीकी वायरस है ओरिजिन का जो वायरस है वो आपके पास स्प्रेड हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा। आपने अब पहले जिस तरह से जो फर्स्ट वेव थी उसमें आपने ये सारी सूरत हाल में वहाँ पर काउंटर्स बनाए, उसके बाद उन लोगों को उनके टेस्ट किए जाते थे, उनको ट्रेस किया जाता था, उनकी ट्रैकिंग होती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस मरतबा आप देखिए आप खुद ही लंबी तान के सोए रहे तो फिर आपने किसी और से क्या गिला करना है। तो जो इदारे हैं पंजाब गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो खुद जिम्मेदार है। सारी लोगों को कह रहे हैं ना कि लोग खुद दावत दे रहे हैं कि उनको कोरोना हो, आपकी गवर्नमेंट, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आपका महकमा सेहत सबके सब हाथ पे हाथ रख के बैठे। होता ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम फजूल में 100 रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन अगर जरूरत है तो 25 पैसे भी खर्च करने से गुरेज करेंगे। अब आपने क्वारंटीन सेंटर सारे खत्म कर दिए, सब खत्म कर जो लोग बाहर से आए वो सीधे अपने अपने घरों में गए और उसके बाद ये फैलती गई वायरस इन्फेक्शन जो है वो फैलती गई। अब आपने उनके लेवल अभी भी कुछ नहीं किया। मुझे जाके दिखाएं ना किसी और मुल्क में वो आपको निकलने देते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कम से कम 72 घंटे रखेंगे, आपका टेस्ट होगा, अगर खुदा ना खासा सिम्टम्स या अब पॉजिटिव आता है तो कम से कम आपको रिस्ट्रिक्ट तो किया जा सकता है ना। ये इसी तरह फैली है सारी जो सारी थर्ड वेव जो है, जिसको हम खतरनाक वेव है। इतने तो पेशेंट्स फर्स्ट वेव में नहीं है जितने अब आ रहे हैं। मामला ये है कि आपने सब कुछ बंद कर दिया, लोगों के कारोबार बंद कर दिए और रमजान बाजार आपने लगा लिए। अब रमजान बाजार अगर आपने लगाए और वहां पर चीनी का जो डिफरेंस कारोबार बंद हुए, जो 6 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया गया, आप 6 बजे तक देखिएगा बाजारों में किस तरह से रश शुरू होना है। लोग ईद की शॉपिंग ऑब्वियसली करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से जो प्लानिंग है उसका फुकदान है और प्लान नहीं किया जा रहा। आज भी अगर ये प्रोटोकॉल तय कर लें कि जो बाहर से आएगा
उसको कम से कम 3 से 5 रोज उसी के खर्चे पे रखें। आपने अगर आज कहीं किसी और मुल्क में जाना है या यूके में आपने जाना है तो 2000 पाउंड आपको खर्च करना पड़ेंगे। बिल्कुल। उसके लिए कि आपके ऊपर वो जो पीसीआर टेस्ट है वो करेंगे और उसके बाद क्वारंटीन के लिए किसी न किसी होटल में वो आपको ठहराएंगे। तो क्यों नहीं आप इस तरह के अरेंजमेंट कर लेते? बिल्कुल। अगर किसी ने सरकारी क्वारंटीन सेंटर में नहीं जाना तो उसको 5 स्टार होटल में रखे उसी के खर्चे पे, कम से कम वो जाए तो ना कहीं और। बिल्कुल, ये जिस तरह से आपने ऐसे ही है, जिस तरह से आपने फर्स्ट वेव में किया, हमने देखा आपने फर्स्ट वेव में किसी को बहुत कम लोगों को जाने दिया जब ज्यादा खतरा था, जब एक खौफ की फिजा थी। अब आपने खुद भी एक तरफ हम लोगों को डरा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने जो इकदामात हैं उससे हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमें खाली काउंटर बनाने से एयरपोर्ट पे काम नहीं होने वाला। बिल्कुल सही। वहां से जो लोग भी आ रहे हैं उनको 72 घंटे तो रखें कहीं पे कम से कम, और टेस्ट की सहूलत एयरपोर्ट पर होना, और उसके बाद ट्रेसिंग भी नहीं कर रहे आप। बिल्कुल। और फंड्स देखें तो अरबों करोड़ों के खर्च हो रहे हैं, और आप पूछ लें कि कोई काम ठीक से क्यों नहीं हो रहा, आप बता देते आपकी सारी कैपेसिटी क्योंकि कोविड पे है, हुकूमत की सारी इस वक्त जो जितने भी फंड्स हैं या फिर टाइमिंग है या फिर आपकी जितनी भी लोग हैं आपके सब उधर। इसमें दोहरा मेयार नहीं, आपको वन पॉलिसी आपकी हो। आपने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, इस सारी सूरत हाल में आपने शहरियों को मजीद इसमें धकेलने हैं। और हर रोज जिस तरह से पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, अब अगर इसी तरह से होते रहे तो ये इतनी अमवात तो फर्स्ट वेव में नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, ना संजीदा है हुकूमत और ना संजीदा है अवाम, और उसका नतीजा आप हर रोज देख रहे हैं कि एक ही दिन में 33 अमवात हो जाना, 1500 के करीब मरीज ऐड हो जाना। और अभी हम उन केसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं जो दूर दराज इलाकों में या फिर वो लोग जो कि टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। खैर, इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे, अगली खबर की तरफ हमने आना है। कल जो शहर में शटर डाउन हड़ताल की गई थी और अब मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद शहर की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलते हैं और लीड स्टोरी है। शहर में मुकम्मल शटर डाउन, पहिया जाम और अशिया खुर्दनोश की सप्लाई भी कल मुतासर रही। शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें कल बंद थी। राव साहब क्या कहेंगे? एग्जैक्टली जिस तरह की सिचुएशन प्रीवियस वीक से शुरू हुई और ये मुसलसल चलती आ रही थी, उसमें एक कॉल दी गई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से और कामयाब हड़ताल और कामयाब ये जो शटर डाउन स्ट्राइक थी ये रही। और तमाम मार्केट्स हमने देखा कि उनकी कॉल पर तमाम मार्केट्स ने के जो एसोसिएशंस हैं, जो बॉडीज़ हैं, इलेक्टेड बॉडीज़, उनकी जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर तमाम मार्केट्स को ना सिर्फ बंद रखा गया बल्कि मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती भी किया गया, जो सानिया चौक यतीम खाना के हवाले से, चूँकि ये उन्हीं कोई उनके साथ यकजहती के लिए ये किया गया था। तो इस सारी सूरत हाल में हमने देखा, और फिर जो वैसे भी सूरत हाल शहर की जो है वो पिछले कई दिनों से इस तरह की है कि ट्रैफिक काफ़ी जगहों से ब्लॉक, और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए और एक जो मरकज़ी पॉइंट था मुल्तान रोड का, वो वहाँ पर एहतजाज भी जारी रहा। और पुलिस के साथ जो मामलात हैं मुजाहिरीन के, और वो भी शिद्दत इख्तियार करते रहे, उसमें मुख्तलिफ हमने सूरत हाल को रिपोर्ट भी किया, देखते भी रहे। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि आज सूरत हाल जो है वो कुछ नॉर्मलसी की तरफ हम देखेंगे कि आती हुई नजर आएगी, क्योंकि मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश के हवाले से भी जो इर्द-गिर्द के इलाकों में था वो बहाल हो गई है। थी जो आपके जो डेटा नहीं वो चल रहा था, तो इसी तरह से मोबाइल इंटरनेट बंद था, फिर जो वाईफाई डिवाइसेस हैं वो भी बंद थी। तो निज़ाम जो है वो बिल्कुल मफलूज हुआ पड़ा था। अब उम्मीद यह है कि आज से हम नॉर्मलिटी की तरफ जो है वो आएंगे और शहर की ट्रैफिक ना सिर्फ रवां दवां होगी बल्कि जो रुकावटें मुख्तलिफ जगह पर हमने देखी हैं, आज भी हैं, ख़ास तौर पर मुल्तान रोड पर आज भी हैं। उम्मीद है कि अभी चूँकि मामला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, बातचीत से, मुज़ाकरात से। जो बात हम पहले रोज़ कर रहे थे कि इस हद तक रियासत को जाना भी नहीं चाहिए था, जिस हद तक हमने देखा कि रियासत गई है, और अपने लोगों पर ही हमने देखा कि तशद्दुद और बर्बरियत का जो मुजाहरा रहा, दोनों साइड से ही इसमें हम करेंगे कि बिल्कुल भी ये हम नहीं ये चाहते कि पुलिस पर भी तशद्दुद हो, और पुलिस भी अपनी है, मुजाहिरीन भी अपने हैं। तो इस सारी सिचुएशन को
जिस तरह से कल हैंडल किया गया, अगर 6 रोज़ पहले इस तरह से हैंडल किया जाता और गिरफ्तारी ना होती तो मेरे ख्याल से डायलॉग में इंगेज रखा जाता, तो इस तरह की जो शिद्दत पसंदी थी ना वो आनी थी, ना कीमती जानों का ज़िया होना था, ना शहरियों को सड़कों पर ख्वार होना पड़ना था। लेकिन चलें, अब कुछ हालात कदरे बेहतर हुए हैं, मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद गवर्नर साहब का इसमें खासा अहम किरदार देखा गया है। अब कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर साहब चूँकि राब्ते में रहे, जिसकी वजह से जो पुलिस एहलकारों की बाजियाबी का जो अमल है वो भी इसी की कड़ी है, और इन्हीं मुज़ाकरात की कामयाबी की पहली सीढ़ी थी वो बुनियादी तौर पर बिल्कुल जो ये हुआ। अदरवाइज शहर का अमन जो है वो मुकम्मल तौर पर दाव पर लग चुका था हुकूमती रवैये की वजह से। अब ज़्यादा बात है कि हमने देखा कि मुजाहिरीन ने जो कुछ किया है वो हमने पहले भी देखा है। नवंबर 2016 हमें याद है, बिल्कुल सही, हमने लॉकडाउन की कॉल्स को कवर किया हुआ है, हमने पुलिस के साथ हाथापाई सियासी जमातों के कारकुनान की ये कोई पहली मर्तबा नहीं देखी, ये पहले भी बहुत मर्तबा हम देख चुके हैं। और इस मर्तबा भी एहतजाज में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो माजी में ना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमत का रवैया था कि बैन करने का एक जमात को, और फिर उसके बाद कारकुनान से उनके एसेट्स के वाले से, और इस तरह फुर्तियाँ दिखाई गई हर काम में। इस तरह ही फुर्तियाँ जब उनके साथ मुआहिदा कर रहे थे, अगर तब दिखाते तो मेरे ख्याल से इस सारी सिचुएशन से। खैर, अब हम इस खबर को वाइंड अप इस तरह से करेंगे कि चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि हालात बेहतर हैं, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा नुकसान दोनों जानिब हुआ, ज़्यादा नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ा। रोड्स बंद होने की सूरत में, बंदिश की वजह पर लोग परेशान हुए, टेलीफोन कॉल्स लोग जो हैं वो नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हुए। एम्बुलेंसेज हमने ट्रैफिक में स्टक देखी, तो बहुत ज़्यादा अस्पतालों में भी नुकसान उठाना पड़ा। हालात बेहतर रहेंगे तो ऑब्वियसली परेशानी कम रहती है, जिन लोगों ने बाहर जाना है उनको भी अस्पतालों के हालात में इसमें कर दूं कि एहतजाज करना सबका हक है, अपने हक के लिए आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये राइट देता है, लेकिन खुदा के लिए जब भी एहतजाज करें एम्बुलेंसेज को जरूर, बिल्कुल आपने जरूर एम्बुलेंसेज को, और किसी को गुजरने दें या ना दें, लेकिन एम्बुलेंसेज को रास्ता जरूर दें, ये दरख्वास्त है तमाम, ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोरोना के वार शिद्दत से जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 48 जिंदगियां कोरोना निगल गया है। खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में भी, और 24 घंटों के दौरान 48 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मुखलिक वायरस जो है किस तरह से तेजी से अपने पंजे गाड़ रहा है, तेजी से लोगों को मुतासर कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, मुतासरा मरीजों की तादाद में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 1758 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 1297 मरीज हैं। कोरोना के जेर इलाज मरीजों में 807 कंफर्म, 490 मुश्तबा मरीज हैं। अस्पतालों में कोरोना के 227 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। यानी 227 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है, वेंटिलेटर पर इनको मुंतकिल किया गया है, और इसके साथ साथ डिपेंडेंसी यूनिट और 348 आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं। अपडेट कर रही हैं आपको, शहर में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल से इंतहाई अफसोसनाक हालात हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं ना तो लोग उस तरह से संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, अस्पतालों में जगह कम पड़ती चली जा रही है, मरीजों की तादाद में होश रुबा इजाफा होता चला जा रहा है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जाहिद साहब, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ ना, शहर में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसमें शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, और बदस्तूर न सिर्फ केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं बल्कि अमवात ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 1748 नए मरीजों की तस्दीक की गई है, और इसके साथ साथ 46 अमवात लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। और इसके साथ जो अस्पतालों में जो मौजूद मरीजों का रश है वो बदस्तूर अपनी जगह कायम है, और उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये दबाव भी बढ़ रहा है। इस वक्त 1297 मरीज जो है वो मजबूरी तौर पर दाखिल हैं, जिनमें से 807 जो है वो कोरोना के
कंफर्म मरीज हैं और 490 जो है वो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना की सीवियर अलामात की वजह से जो है वो अस्पतालों में दाखिल किया गया है। और 237 इनमें से मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर हैं। 712 मरीजों को हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में हाई ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर रखा गया है और इसी तरह 348 मरीज ऐसे हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में। जाहिद साहब ये भी कहिएगा, जिस तरह से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में क्या कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल। जो जिस तरह तीसरी लहर जो है वो अपनी शिद्दत के साथ जो है वो अब तक कायम है, तो बदकिस्मती से उसको मलहूज़े खातर रखते हुए अस्पतालों में खा वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, वो मरासले तो जरूर अस्पताल किए गए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जाने से सरकारी अस्पतालों को और हेल्थ केयर कमीशन की जाने से प्राइवेट अस्पतालों को, लेकिन अभी तक कोई खातर खा उसमें जो है वो बेड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकी, फैसिलिटी में इजाफा उस तरह नहीं हो सका जितनी तेजी के साथ पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है और इसकी वजह से अस्पतालों में जो रश और दबाव है वो बहुत ज्यादा है कोरोना के मरीजों का। ठीक है, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर है हमारे पास, पीटीआई में खलफशार बढ़ने लगे हैं। जहांगीर तरीन का हुकूमती कमेटी के साथ मुलाकात से इनकार, यानी जहांगीर तरीन की जानिब से इनकार कर दिया गया है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये चूंकि शुगर के हवाले से हर तरफ आपको पता है कि चीनी से बात शुरू हो रही है और चीनी पे ही आ रही है। अब फ्लेक्सिस देख लें, वहाँ पर भी चीनी है। और अगर आप बजाज देखें तो दावा ये कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि हमने 1200 ऐसे जो स्टोर्स हैं जहाँ पर हमने चीनी जो है पहुँचा दी है। लेकिन चीनी के हवाले से जब आप आम मार्केट में जाएंगे, बात करेंगे किसी से, तो आपको पता चलेगा कि चीनी जो है वो है ही नहीं। वहाँ पर 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो ही नहीं रही। तो अब सूरत हाल ये है कि इस सिचुएशन में शुगर माफिया के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू हुई। इसको ये वही मामला है जिसका हम तज़किरा करते थे कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है। इसी का प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस जो वो लिया था और उस नोटिस के नतीजे में आज तक जो है वो ये इंक्वायरी चल रही है, जिसको कि बहुत पहले वाइंड अप हो जाना चाहिए था। अब मामला इसमें आया है कि पहली मर्तबा इस तरह की कोई इंक्वायरी होने जा रही है जिसमें बड़े स्टेक होल्डर्स को टेकन टू टास्क किया गया है। अब उन ब्रोकर्स के नाम पहली दफ़ा आए हैं जो इस गेम का असल किरदार थे। उनके बयानात, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। वो और उन ब्रोकर्स की तादाद सैकड़ों में नहीं है। ये महज 35-40 लोग हैं जो ये सारी सूरत हाल को कंट्रोल करते थे। लेकिन जहांगीर खान तरीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करते हैं कि इनके खिलाफ ये जो कार्रवाई है ये वज़ीर आज़म के राइट लेफ्ट बैठे कुछ ऐसे वज़रा और सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके उकसाने पर ये सारी कार्रवाई, मुद्दा बुनियादी तौर पर उनका ये है। और वो कह रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी जो बेगुनाही है वो साबित भी करूँगा। और अब इसमें भी हमने देखा कि चूँकि उनके साथ तकरीबन 25 जो अरकान असम्बली हैं, 25 से 30 और दावा 40 का किया जाता है कि 40 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो इनकी बात सुनेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं हालात हमें बेहतर की हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से सभी को इसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा और कमेटी से इनकार वक्ती तौर पे होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये मेल मुलाकातें शुरू होंगी और ये खलीज, ये ट्वीट्स की हद तक और आपको अखबारी तराशों की हद तक तो नज़र आएगी। लेकिन ये खलीज बेशक फील ना हो उस तरह से, लेकिन उस तरह भी नहीं होगा जिस तरह से इसको सोचा जा रहा है कि शायद जहांगीर खान तरीन को हथकड़ी लगेगी और वो जाएंगे। मेरे नहीं ख्याल कि इस तरह की सूरत हाल आएगी, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा। राव साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ये तो टाइम ही बताएगा कि आगे हालात किस तरफ जाते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और खबर हमारे पास ये है जी, आलूगी का खात्मा करने के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक रिक्शे मार्केट में लाएगा। 1 अरब 30 करोड़ लागत का प्लान जो है ये तैयार किया गया है। इलेक्ट्रिक बसें भी वैसे बाय द वे राव साहब आनी थी, आना तो बहुत कुछ था, लेकिन मनसूबाबंदी का फुकदान और फैसला साजी की जो अदम दिलचस्पी है फैसला साजी में, वो बहुत सारी
आप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उसने अपनी लपेट में लिया और इसका अदराक अगर तो उस्मान बुज़दार साहब 5 साल पूरे करते हैं तो इनको फिर आखिरी जो 6 माह जो इन्होंने जलसे करने हैं उनमें इनको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल। और इन लाइटर मूड में एक बताना चाहूँगा, एक वज़ीर साहब है उनके पास महकमा भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उनसे मैंने पूछा कि रोज़ाना जो बिजली की प्राइसेस की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है तो किस तरह से आप फेस करेंगे अपने हलके में, आखिर आप अवामी लोग हैं। तो कहते मैं तैयारी करके जाऊंगा अपने हलके में। अच्छा, सही। हम तैयारी करके जाएंगे। तो ये अप्रोच है और इस अप्रोच के साथ आप देख लें कि इलेक्ट्रिक रिक्शों के हवाले से अब ये फैसला हुआ है। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा तादाद है ऑटो रिक्शों की और शहर में जो सबसे बड़ा स्मोक का बाइस है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है और बदकिस्मती ये है कि ट्रांसपोर्ट की चेकिंग के लिए आपके पास वो आलात ही नहीं है कि किस गाड़ी से किस नौयत का कितना जो एम्यूनिशन है वो निकल रहा है। तो इस सारे सिस्टम में हम देख रहे हैं कि इसको हमने वो क्लेमिटी एक्ट के तहत इसको हमने कुदरती आफत भी डिक्लेयर किया। इसके हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो आपको इक्विपमेंट की जरूरत है वो आपने ताहाल परचेज नहीं किया। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके यहाँ पे रिक्शों के हालात ये हैं कि आलूदगी का सबसे बड़ा सबब भी बताया जा रहा है कि छोटी गाड़ियां, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 3 सालों से आपको याद होगा कि सैर सियाहत पर बड़ी तवज्जो देते हैं। ना भी मौसम हो सैर सियाहत का तो वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सियाहत के फ़रोग के हवाले से, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से बड़ी बात करते हैं। लेकिन जब आपका इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड होगा और किस तरह से आप अट्रैक्ट कर सकेंगे आपके चाहे जितना मर्जी कल्चरली रिच रह गए हैं कि शहर हमारा अपना शहर जिसको बागों का शहर कहा जाता है वहां की आबोहवा तो आप साफ नहीं कर पाए। एनवायरमेंटलिस्ट से बात हुई कि इशू है क्या, इशू के हवाले से ये बताया जाता है कि जब तक आप जो फ्यूल की परचेज है वो इसी तरह से कुवैत का ज़्यादा ऑयल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और उसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ए स्मोक में उसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो इस क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसको जब तक आप तुरंत नहीं करते खरीदना तब तक आपकी ट्रांसपोर्ट का होगा। और ये 25% से ज़ायद इसका शेयर है ट्रांसपोर्टेशन का, 25% शेयर है स्मोक के फैलाव में। चले एक और वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, देखें कि ये ख्वाब कब सही होगा। आपने बात ही खत्म कर दी। नई चीजें बताई जाती हैं और फिर आवाम को बताया जाता है कि कुछ नया किया जाएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करने वाले हैं शहर में महंगाई के तूफान के हवाले से। आटा, चीनी और इसके साथ साथ चिकन, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं। माह रमज़ान में इसकी मांग भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं जहां मांग में इजाफा होता चला जा रहा है, कीमतों में इजाफा कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है। चिकन के रेट जो कि हमने आपके साथ कल भी शेयर किए थे, आज भी मैं अगर आपके साथ शेयर करती चलूँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर रेट्स में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है और इंतजामिया रेट्स कंट्रोल करने में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अब वजूहात इसकी क्या हैं, क्यों सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, आज का रेट भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। 371 रुपये में चिकन जो है मार्केट में दस्तयाब है। हमारे साथ स्टूडियो में सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन और सदर टुलिंटन मार्केट लाहौर मौजूद हैं। तारिक जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तारिक साहब, सस्ता प्रोटीन कहा जाता था चिकन को, लेकिन जो अब होशरुबा कीमतों में इजाफा हो रहा है, हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, पहले तो बताइएगा वजह क्या है इस इजाफे की? पहले मैं ये बता दूं कि सस्ता प्रोटीन इसको कहा जाता था और अब भी अगर दूसरी चीज़ों से उनकी कीमतों से मुआवजा ये तो तारिक साहब दिल को तसल्ली देने वाली बात है ना, ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है, क्योंकि कंपैरिजन करें चिकन का ही, हम दूसरी चीज़ों के साथ क्यों करें? कीमत कहाँ पे थी, कहाँ पे चली गई? नहीं, आप कंपैरिजन करती हैं चिकन का चिकन से और 10 साल से कर दी आ रही है, पिछले 10 साल से। अब चिकन का मटन से करें, बीफ से करें, मछली से इसको सस्ता प्रोटीन कहा जाता था जी, अब भी सस्ता की पहुंच में था। बाकी प्रोटीन लेवल के हिसाब से अब भी सस्ती प्रोटीन चिकन ही है, लेकिन क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, फीड की कीमतें बढ़ गई हैं, चूजे की बढ़ गई हैं, बिल्स बढ़ गए हैं, लेबर बढ़ गई, तो ज़ाहिर है इसकी कीमतों में भी थोड़ी तेज़ी तो आना ही थी। लेकिन इस वक्त थोड़ी शार्टेज है, उसकी वजह से तेज़ी कुछ ज़्यादा है।
जिसकी वजह से ये महंगा महसूस हो रहा है। लेकिन इसका नॉर्मल जो रेट है वो 300 रुपये के लगभग रहा करेगा और वो दूसरी चीज़ों के मुकाबले में सस्ता ही होगा। सही। अब मुझे बताएं वजह इसकी क्या है जो कीमत में इजाफा हुआ? जी आजकल जो वजह इसकी हुई है, सप्लाई में कमी है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, एक मौसम की वजह से हवा में नमी की तनासब जो है ना वो बहुत कम है, उसकी वजह से मुर्गी की परवरिश सही नहीं हो रही। जो मुर्गी 2.5-3 किलो की होती थी वो आजकल 2 किलो से ऊपर नहीं जा रही। तो कोई इस पे हालात को देखते हुए कोई ऑल्टरनेट कोई प्लान नहीं किया गया? क्योंकि तलब ज़्यादा हो जाती है, इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसको फिर आपने मेनटेन तो करना है। देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो इसका कोई डाटा मरतब करे कि किस महीने में हमें कितनी ज़रूरत है, उस लिहाज से इसकी प्रोडक्शन हो। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नज़र नहीं आता, तो उस वजह से इसकी सप्लाई और डिमांड जो है ना उसका कोई पता नहीं होता कि कब इसकी सप्लाई कितनी होनी है, कब इसकी डिमांड का तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि फ़लाँ महीने में ज़्यादा होगी, फलां महीने में कम होगी। अच्छा, एक दिन के बाद रेट में इस कदर इजाफा हो जाना, इतवार का रेट 364 रुपये था, फिर कल का रेट हमारे पास 371 रुपये आया, 354 रुपये आया। ये रेट लिस्ट भी हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। ये जो हर दिन के बाद रेट में इजाफा हो जाता है, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए जैसे जैसे सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड वाले लोग हम लोग लेने के लिए कोशिश करते हैं, हमें उस रेट पे नहीं मिलता तो फिर उनको रेट बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा रेट की ऑफ़र करके लेते हैं। इसी तरह जब कम होने लगता है, पीछे सप्लाई ज़्यादा होती है तो फिर हम रेट कम करते चले जाते हैं। तो ये टोटली डिमांड और सप्लाई का जो एक सिलसिला है नहीं, अब हम क्या सोचें कि अगर ये चीज़ें मैनेज ना हो पाई, इसी तरह से तलब और रसद का इशू रहा, तो यह आज 371 रुपये है, कल 381 रुपये हो जाएगा? नहीं देखें, ये तलब और रसद के हिसाब से, और ये मैनेज ऐसे नहीं हो सकता। ये कोई शालमी में या अकबरी मंडी में पड़ी हुई आइटम नहीं है कि आप उठा के मार्केट में ले आए। इसने एक इसकी पाइपलाइन है जिसने आस्ता आस्ता इसकी परवरिश होनी है। तो अभी तो ईद तक इसका रेट मजीद बढ़ेगा, इसको रोका नहीं जा सकता किसी भी तरह से। यानी ये आप वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि ईद तक रेट बढ़ेगा। अच्छा, फिर ये भी कहा जा रहा है कि मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म है, क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो जहाँ पर बाकी चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, जो मुनाफाखोर माफिया वो कम आप ये भी तो उम्मीद दिला सकते हैं लाहौरियों को कि ईद तक हम हालात कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप कह रहे हैं ईद तक मजीद बढ़ेगा। झूठी उम्मीदें दिलाने का फायदा कोई नहीं है। मुझे जो मेरे तजर्बे के मुताबिक नजर आ रहा है, मैंने वो कहा है कि ये ईद तक ये महंगी होगी। और अच्छा, मैक्सिमम रेट कहाँ तक जा सकता है? मेरा ख्याल है कि 400-450 रुपए किलो तक, क्योंकि देखे ना लाहौर में मुर्गी अब भी सब बाकी पाकिस्तान में सब 400 रुपए किलो तक चिकन का रेट चला जाएगा। इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान में अब भी लाहौर में मुर्गी सबसे ज्यादा सस्ती लाहौर में है। अब कराची ये आप तसल्ली देने वाली बातें कर रहे हैं। गरीब आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे शहरों में कितनी का चिकन मिल रहा है, मटन कितने का, उससे हम कंपैरिजन कर लें तो चलें, हमें कम से कम चिकन सस्ता मिल रहा है। ये तो तसल्ली देने वाली बात है। चिकन सस्ता करने के लिए फिर हुकूमत को कुछ इकदाम करना पड़ेंगे। आपने आगे बढ़ के हुकूमत से बात करनी है ना। हुकूमत से बार बार मुतालबा करते हैं, लेकिन हुकूमत को दिलचस्पी तो ले ना इसकी फीड जो इसको महंगा करने के आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई के पीछे सारा हुकूमत का हाथ है? हुकूमत आपसे चिकन को महंगा करने के असबाब हैं। अगर चिकन को सस्ता करना है तो हुकूमत को चाहिए कि वो असबाब को सस्ते करे। अब गंदम की कीमत बढ़ गई है, जो लामहाला फीड के रेट पे असरअंदाज होगी। तारिक साहब, आपने बातचीत करने की कोशिश की जी, तो आप मैंने, मेरे साथियों ने, जो हमारी एसोसिएशन दूसरी, यानी फिर आप सारा जिम्मेदार, ये जो महंगाई हो रही है, कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, आप गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं? जाहिर है, इसमें इसके अलावा दूसरी बात ही कोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर जिस तरह से आपने कीमत बताई है 400-450 रुपए तक रेट चला जाता है, लोग इस्तेमाल कर सकेंगे? कुव्वत खरीद किसी गरीब की रह जाएगी? देखिए, इस्तेमाल होता है तो कीमत बढ़ती है, डिमांड तभी बढ़ती है जब यानी लोग आपको ये पता है कि आप कीमत जहां मर्जी तक ले जाएं, लोगों ने इस्तेमाल करनी ही करनी है। नहीं, अब ये देखें कि कोरोना की वजह से इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। लोगों की ये आम सोच है कि इसकी वजह से कुव्वत मदाफत बेहतर होती है, तो अब लोग महंगा भी खा रहे हैं। पहले 150-250 से ऊपर जाता था ना, लोग इसको खाना कम कर देते, लेकिन अब इसके इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आ रही। तो इस्तेमाल में ज़्यादती ही डिमांड में ज़्यादती का बायस बनती है, वही रेट बढ़ाती है। सही। यानी अब हम ये तो कंफर्म है कि आने वाले दिनों में चिकन की कीमत में इजाफा होगा। अगर आप चाहें तो आवाम के लिए सस्ता चिकन प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत की विल लिस्ट में नहीं है, ये आपने कहा है? नहीं, मैंने कहा है कि हुकूमत भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे प्रोडक्शन नहीं है। और जब ये सस्ता होता है, अपनी कीमत से कम रेट पे बिकता है, तब भी हुकूमत कुछ नहीं करती। अच्छा, प्रोडक्शन ना होना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसका कोई तो कोई मैकेनिज्म होता होगा ना? जी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब देखें ना, अब लोगों को पैसे बच रहे हैं, अब वो प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ आएंगे, चूजा डालेंगे।
लेकिन क्योंकि इसका एक तसलसल होता है, पीछे ग्रैंड पेरेंट होता है, आगे पेरेंट होता है, फिर ब्रीडर होता है। कितना वक्त दरकार होगा ये सारा प्रोसेस होने में? सारा प्रोसेस पाइपलाइन कंप्लीट होने में 6 से 8 माह लगते हैं। ये फौरी तौर पे इसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी हम ईद तक तो आपने बता दिया 6 से 8 माह हमें मुर्गी की कीमतें कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। मुझे 3 से 4 महीने जो है ना मुर्गी 300 रुपए किलो से ऊपर ही नजर आ रही है। उससे पहले कमी का और अभी रमजान ईद तक तो आपने कहा है कि 400-450 रुपए तक चली जाएगी। ईद पे बढ़ेगी, ईद के बाद थोड़ा सा इसमें कमी हो जाएगी। ईद के बाद थोड़ी सी इसमें कमी हो जाएगी, यानी त्यौहार और ये जो माह मुबारक है इसमें लोगों के लिए रिलीफ नहीं है कीमतों में। देखिए इसमें चिकन पेरिशेबल आइटम है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता कि आप पहले से स्टोर कर लें और त्योहारों पे इसको निकाल के इसकी सेल लगा दें या सस्ते दाम में बेच सकें। ये टोटली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बढ़ता है और हमारे लोग त्योहारों पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो फिर यानी अगर आपने इस्तेमाल करना है, डिमांड बढ़ेगी तो आपको महंगा चिकन खरीदना पड़ेगा, ये तो वाजे हो गया। देखिए चिकन ही एक वाहद ऐसी चीज़ है, जब इसकी डिमांड नहीं होती तो ये अपनी कास्ट से भी काफ़ी कम होकर नीचे बिकता है। जब 150 रुपये किलो चिकन बिकता है उस वक्त फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन उस वक्त हुकूमत भी कुछ नहीं करती, कोई सब्सिडी नाम की चीज़ इसमें नहीं है। तो जब लॉसेज होते हैं तो चलिए वो अब आप अपनी कसर अब निकाल लेंगे, आवाम को रिलीफ तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा होती है। महंगी फीड, महंगा चूज़ा और एनवायरनमेंट जो है ना वो फार्मर को इस रेट पे भी कोई बचत नहीं दे रही। तो या तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा हो ना तो फिर है, लेकिन ये दोनों वामल तीनों मिलके चलिए ना आपको फ़ायदा पहुंच रहा है ना आवाम को पहुंचेगा तो इसी तरह महंगाई बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जावेद साहब आपके वक्त के लिए। वाज़ेह तौर पर तारिक साहब ने कह दिए ईद तक जो है कीमतों में मजीद इजाफा ही होगा, यानी सस्ता प्रोटीन आपको महंगा ही खरीदना पड़ेगा। और क्योंकि अवाम इस्तेमाल करती है, महंगा हो भी जाए तो इसका इस्तेमाल कम नहीं होता, इसीलिए कीमत में कमी भी लाना मुमकिन नहीं। वजूहात इसकी क्या क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर ली। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार से फिर खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करने वाले हैं माह मुबारक में, जहां पर हम जिक्र करते हैं कि सब अच्छा करना चाहिए। रोज़ा हमें क्या सिखाता है? सब्र का दर्स देता है, तकवा परहेजगारी सिखाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने मुआशरे पर एक नज़र डालें तो मुआशरती बेरारवी इस कदर बढ़ती चली जा रही है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त नाम की चीज़ें जो हैं वो हम लोगों में ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अपना शुमार भी इसीलिए कर रही हूँ कि समटाइम वाकई आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, आप किसी छोटी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्ट कर देते हैं, किसी दूसरे का दिल दुख जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मुआशरे में कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनका खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। हम रोज़े रखते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम बुराई देखते हैं लेकिन उस पर उस तरह से रिएक्शन नहीं देते। कम अज़ कम बुराई को बुरा कहना चाहिए, दिल से बुरा कहें आप। ये तो हमारी ईमान ने हमें सिखाया है कि कम अज़ कम बुराई का खात्मा करने के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल हम देखते हैं मुआशरे में, अदम बर्दाश्त की वजह से गुस्से की इंतहा पार कर जाते हैं। ऐसे घरेलू वाक़यात कुछ नाचाकियों के हो जाते हैं। तेज़ाब गर्दी के वाक़यात की तरफ मैं निशानदेही करना चाह रही हूँ जिस पे आप किसी मासूम की पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल के रख देते हैं और एक पूरी ज़िंदगी के लिए वो अलमिया आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाता है जो कि आपको कहीं ना कहीं हर रोज़ अंदर से मारता चला जाता है। ये वाक़यात वक्त की अहम ज़रूरत है कि सब लोग आगे मिलकर इनको रोकें। इनको रोकने के लिए जो अहम किरदार अदा कर रही हैं मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाना चाहूँगी। मुसरत मिसबा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है स्माइल अगेन फाउंडेशन की, समाजी कारकुन हैं। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? रोज़े रखे जा रहे हैं और स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से काम चल रहा है। सही, अब आपने जिक्र किया कि स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से काम चल रहा है, किस तरह से आजकल क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? जो बहुत अफसोस की बात है वो ये है कि हम समझते हैं कि कोविड भी चल रहा है और रमज़ान में लोग जो हैं वो थोड़े से अपने उनका दिल जो होता है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जलाए जाने के वाक़यात या तेज़ाब गर्दी के वाक़यात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और जिसको सिर्फ अफसोस इसलिए होता है कि मतलब पिछले महीने मार्च के अंदर ही आप एक बीवी के ऊपर एक मियाँ ने तेज़ाब फेंक दिया, ठीक है, और वही घरेलू नाचाकी की वजह से। मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको कोई ख्याल नहीं है कि रमज़ान आ गया, या इस बात का भी एहसास नहीं है कि ये वही औरत है जिससे आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हुए हैं, वो आपका घर का ख्याल रख रही है। तो ऐसी क्या चीज़ हो जाती है आपके दिमाग में, ऐसा क्या
बुग़्ज़ होता है या आपका क्यों ये माइंडसेट जो है वो बदलता ही नहीं है कि अगर औरत को सज़ा देनी है तो उसका मुंह जला दो, बिल्कुल, उसका जिस्म जला दो। बिल्कुल। सो वी नीड टू dig deep into the issue, you know. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपा, इस तरह के वाक़यात से जो मुतासर लोग हैं उनकी तो हम देख रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में आप दादरसी करेंगे। इन वाक़यात को हमने रोकना है। आपने जैसे कि कहा कि अब हमें रूट्स को पकड़ना है, देखना है किस तरह से लोगों की काउंसलिंग की जाए, किस तरह से लोगों को इस पे समझाया जाए। मैं समझती हूँ कि तालीम तो खैर बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि ज़रूरी है एक औरत के लिए, ठीक है, क्योंकि वो तरबियत देती है उसी मर्द की, उसी लड़के की, उसी बच्चे की जो कि उसके घर का हिस्सा होता है। वो बेटियों को तो ये तरबियत दे रही हो कि तुमने रिश्ते निभाने हैं, तुमने संभल के रहना है, लेकिन बेटे को वो उस तरह की कोई तरबियत नहीं देती है। तो यहाँ पे एक औरत का और एक माँ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। और फिर चलें हम मानते हैं कि उनको कोई तालीम नहीं मिली, तो कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो हर घर में मौजूद होती है और हर बच्चे को पढ़ाई भी जाती है। उस माँ ने भी पढ़ी होगी, तो क्या ही हो कि वो माँ जो है उसको थोड़ा सा और समझ ले, क्योंकि हमारे लिए पूरी कुरान और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो है वो आपको बताती है कि औरत की मोहब्बत, एहतराम, तहरीम, उसके हुकूक, बच्चियों की पैदाइश या उसके साथ कैसे सलूक करना चाहिए और रिश्तों को कैसे, मतलब खाली माँ का रिश्ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप देखें तो आप देखें कि हज़रत खदीजा से लेके और आखिर तक जितनी भी ख़वातीन हमारे मज़हब का हिस्सा बनी रहीं, जिसमें आलिमा थीं, जिसमें बिज़नेस वुमेन थी, जिसमें वॉरियर्स थी, उन सब का एक मुकाम था और उस मुकाम को इजाज़त दी है हमारे मज़हब ने। तो क्यों ना हम अपनी माएँ जो हैं वो अपनी बच्चियों को ज़िम्मेदारियाँ तो ज़रूर वो निभाएं, क्योंकि वो उनको निभाना है, लेकिन अपने हुकूक की बात उस वक्त करें जब उनके साथ कोई ज़्यादती या जुल्म हो रहा हो। आवाज़ उठानी ज़रूरी है। बिल्कुल, जुल्म पे आपने कहा आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं कि आप चीज़ों को देख भी रहे हैं कि वो सही सिमत में नहीं जा रही हैं। एक जगह पर बार बार एक खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है, बुरा भला भी कहा जा रहा है, हम खुल के उसकी मुखालिफत भी नहीं कर पाते। नहीं करते, क्योंकि ये हमारा मेंटल एक रवैया बन चुका है। हम देखते भी हैं तो हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, हमारे इससे क्या ताल्लुक़ है। हम चीखें भी सुन रहे होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमने इनके मामलात में बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आपको हुक्म दिया गया है, जैसे भी आपने बताया था कि जुल्म होते हुए अगर कोई देखो तो हाथ पकड़ो, बिल्कुल ज़ुबान से बोलो, और फिर सबसे कमज़ोर वो चीज़ है जिसमें आप उसको दिल से बुरा करते हैं। तो हम ये क्यों नहीं करते? आप आगे तो बढ़ें। अगर 2-4 लोग मिल के इन चीज़ों को समझना शुरू कर दें और समझाना शुरू कर दें, तो छोटे छोटे मोहल्लों से तो ये सारी बीमारियां और ये बुराइयां जो हैं वो जन्म ले रही होती हैं, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जुल्म करने वाले को जब पकड़ा जाए तो उसको सज़ा ज़रूर दी जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। आपा, इसमें ख़वातीन का अपना किरदार भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं दूर दराज इलाकों में जहाँ पर ख़वातीन खुद बार बार तशद्दुद का निशाना बनती रहती हैं, चुप करके बैठी रहती हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती, वहाँ पे ये वाक़यात बहुत बढ़ते चले जाते हैं। जी, और वो इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं कि उनको इतना सरप्रेस करके रखा हुआ है कि अगर तुमने करा तो तुम्हारा हशर ये होगा। तो उसके लिए तो डिटरेंट कायम हो चुका है, लेकिन ये कभी भी कायम नहीं हुआ कि जिसने किया है उसको क्या सज़ा मिलेगी। घर के बड़े किस लिए होते हैं? वो बच्चों को समझाते हैं। वालिदैन क्यों ऐसे होते हैं जो कि अगर मुझे मेरे बेटे का पता हो कि उसका गुस्सा तेज़ है, उसकी ज़बान अच्छी नहीं है, तो मेरा काम ये है कि मैं उसको बेहतर करूं, ना कि मैं उसको थपकियां दे रही हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ये सलूक हुआ था, तुम इसके साथ भी ये सलूक करो। बिल्कुल। तो ये सोच, ये मेंटालिटी बदलेगी कब? जब औरत तालीम याफ्ता होगी, जब औरत बाइख्तियार होगी। बिल्कुल सही कहा, यानी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी,
तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है जिसमें वो कह सकती है आप 500 रुपये अपने घर के अखराजात में डालना शुरू कर दें, आपको ना फ़ौरन ही एक पोजीशन मिल जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, तो साडा पुत्र है जी, बिल्कुल सही कहा। यानी ओवरऑल ये जो हालात हम देख रहे हैं, माशरे में बुराइयां हम देख रहे हैं, घर का माहौल आपका इसमें बहुत मैटर करता है, माँ का रोल इसमें, घर के सरबराह का रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खैर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम जिक्र करेंगे वो लोग जो कि मुतासिर होते हैं तेज़ाब गर्दी के वाक़यात से, वो ख़वातीन, उनकी बहाली के लिए किस तरह से स्माइल अगेन फाउंडेशन अपना किरदार अदा करिए, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मुसरत मिसबा साहिबा मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपा ये बताइएगा, मुतासिरा ख़वातीन जो हैं इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए किस तरह से प्लान किया जाता है, किस तरह काम किया जाता है? एक बहुत बड़ा टास्क है ये। हम करते ये हैं कि जैसे ही ऑपरेशंस के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो अगर उनकी हाथ खुल जाते हैं, गर्दन चिपकी हुई होती है वो खुल गई, आँख का अगर ऑपरेशन हुआ और उसमें बिनाई बाकी है, तो फिर हम उनको कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, कोई हुनर देते हैं जो वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। वो जो भी बच्ची आती है मेरे पास में से कहती मैं आपको क्या सिखाऊं, तो कहती है ब्यूटी पार्लर द कोर्स। तो वो मेरे लिए सिखाना आसान है, लेकिन उन बच्चियों को कोई जॉब नहीं देता। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमारे सवाई डेप्लेक्स के सैलून्स में जो जिस जगह पर हैं वहाँ पर अगर वो बच्चियाँ हैं तो उनको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है, लेकिन अगर वो उनको इजाज़त नहीं है घर से, तो फिर हम उनके घरों में ही उनको छोटे छोटे से सैलून बना के दे देते हैं। इस तरह से ना सिर्फ घर का कोई और फ़र्द भी उनके साथ काम करने लगता है। फिर हर कोई ब्यूटिशियन अगर ना बनना चाहे, कोई बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, उनके स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। फिर छोटी छोटी हम टक शॉप्स, जिसे हम परचून की दुकानें कहते हैं, वो भी हम उन ख़वातीन को या उन लड़कों को खोल देते हैं जो दोनों आँखों से उनकी बिनाई ज़ाया हो गई है या बड़ी उम्र के हैं, तो उनको फिर वो अपना डेली का उनका एक इनकम हो जाता है। ठेले देते हैं, मछेरे हैं सिंध के अंदर जिनको हमने बाकायदा उनकी पूरा का पूरा यानी हर तरह से कोशिश की जाती है कि अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम माशरे में इस तरह के लोगों को एक खौफ की अलामत बना लेते हैं, पास जाने से भी गुरेज करते हैं। आप पास जाने की बात करें, घर के अपने अफराद जो है ना वो उनके पास नहीं आते, उनको किसी तकरीबात में लेके नहीं जाते। जब वो जल कर हॉस्पिटल में पड़ी हुई होती हैं बेचारियाँ, तो उनके घर वाले दूर कहीं खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास से एक महक आती है। मुझे वो महक लगती है, लेकिन दूसरे लोगों को वो बू लगती है। तो लेकिन उनको ये बताना कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मैं मौजूद हूँ आपके लिए, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उनको वो हिम्मत दिलानी चाहिए। बिल्कुल। सो ऐसे जो लोग जो ये समझते हैं कि ये गंदे हैं या इनके पास से बू आ रही है, ऐसा मत समझें, क्योंकि अगर आपके एक छींटा पड़ जाए पकौड़े तलते हुए और मुंह पर एक दाना निकल आए तो कितनी परेशानी और तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ को तुम अंदाज़ा लगाओ जो कि पूरे जिस्म में है और पूरे चेहरे के ऊपर है, और सारी ज़िंदगी आपके साथ चलनी है। और ये एक अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश उन बच्चियों को भी दी है और हमें भी दी है। बिल्कुल, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए भी ये आजमाइश है। ये चीज़ें हम नहीं समझते। नफ्सियाती तौर पे इन लोगों को रेडी करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप इस कदर परेशान हो जाते हैं दुनिया के रिएक्शन देख के। क्या काउंसलिंग वगैरह भी की जाती होती है? क्योंकि अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो उनको अल्लाह से गिला हो जाता है कि ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे ये हुआ, या मेरे ही साथ क्यों हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको जब हम मिलते हैं, बैठते हैं, डॉक्टर से मिलाते हैं, और फिर वो ऐसी बच्चियों के साथ भी बैठते हैं जो उनसे कुछ ज़्यादा जो है ना वो जली भी होती हैं, तो फिर वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हर 6 महीने में 4 महीने में एक ऐसी उनका गैदरिंग हो जिसमें उनको हम वज़ू करने का तरीका बताएं, अच्छा, ज़बरदस्त, नमाज़ पढ़ने की सही ज़बरदस्त, और अरकाने इस्लाम के बारे में बताएं। नमाज, उससे क्या होता है, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान ये बातें सुन के आलिम या मौल्लिम बन जाएगा, मौल्लमा बन जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी नेकी जो है उनके अंदर सरायत करने लगती है। बिल्कुल आपने सही कहा, आप राइट ट्रैक पर आना शुरू हो जाते हैं। आपा ये सब जो काम किए जाते हैं, जिस तरह से इनके लिए छोटे छोटे बिजनेस का इत्तेमाम किया जाता है, किस तरह से, क्या मुखय्यर हज़रात इसमें हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए। और अब तक जिन्होंने नहीं किया,
आई थिंक वो खुशनसीब लोग होते हैं जो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ताला ने चुना होता है अपने प्यारे लोगों वो तो चुन लिया, लेकिन आप उसका हिस्सा बने। बिल्कुल आपने ठीक है सही ना, कहा। मुझे मेडल दे दें, मुझे सर्टिफिकेट दे दें, आपने तो जन्नत में अपना घर बना लिया, भाई आप भी अपनी एक ईंट रख दें। सो इट इज़ टाइम कि रमज़ानों में आप जो कुछ भी निकालते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इन बच्चियों के लिए भी मुख्तस करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वक्त दीजिए, आप प्यार करिए, आप लिखें इसके बारे में। अगर वो हॉस्पिटल में तो विज़िट करें, बीमार को विज़िट करना भी सवाब है। बिल्कुल आपने सही कहा। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट डालना वो भी सवाब है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मज़हब का हिस्सा है। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत ही खूबसूरत बात की। और जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो यकीन माने आपको अंदर से जो खुशी और जो तसल्ली मिलती है ना, उसका नेमुल बदल कोई नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड विश यू गुड लक। ये जो कार खैर आप आगे बढ़ के करेंगे, मैं चाहूँगी कि जो लोग हमारा शो देख रहे हैं वो ज़रूर इस अच्छे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना किरदार अदा करें। बिलाशुबा ज़िंदगी के साथ साथ अपनी आखिरत भी आप इसी तरह से संवार लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।